हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन ज्योग्राफी में से है हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित क्रांति है इस चैप्टर के अंदर अपन ये पढ़ेंगे कि इसकी हरित क्रांति को कौन लेके आया है, क्या इसका उद्देश्य रहा है, इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, क्या क्या इसकी विशेषताएं रही है। इंडिया में इस क्रांति को जब अपनाया गया था तो क्या क्या रीजंस रहे होंगे कि इस क्रांति को लाया गया या इससे संबंधित चीज़ों को ध्यान में रखा गया, ध्यान दिया गया। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे कि हमारी कृषि पर इसके कौन कौन से इफेक्ट पड़े हैं, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। हरित क्रांति के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरकों व नहरी सिंचाई पर आधारित कृषि उत्पादन की नवीन प्रक्रिया थी, जिसके द्वारा भारतीय कृषि में गत्यात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। यानी जो बीजों की क्वालिटी है उसमें चेंज किया गया, रासायनिक पदार्थों का यूज़ किया गया, सिंचाई को ज़्यादा यूज़ में किया जाने लगा। यानी पहले भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है। तो सिंचाई के क्षेत्र में पहले ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इस क्रांति के तहत क्या किया गया, नहरी सिंचाई, नलकूपों द्वारा सिंचाई, तालाबों द्वारा सिंचाई, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। अब बात करते हैं कि हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गेड ने किया था। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गेड ने शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सर्वप्रथम वर्ल्ड वाइड तरीके से यानी विश्व में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो अमेरिकी वैज्ञानिक को ही दिया जाता है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ये वैज्ञानिक ऐसे थे कि इन्होंने विभिन्न फसलों को लेकर उनकी किस्मों में चेंजेस किए, उनकी उत्तम किस्म बनाई। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इनका काफ़ी योगदान रहा है, इन्हीं के निर्देशन में हरित क्रांति को बढ़ावा मिला है या हरित क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या हरित क्रांति सफल हुई है। तो भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 से 67 में स्टार्ट हुआ था। अब इसकी भी हिस्ट्री रही है कि भारत ने हरित क्रांति को क्यों लाने का, मतलब इसको प्रारंभ करने का क्या उद्देश्य रहा था। तो ये रहा था कि हरित क्रांति लाने का क्या रीज़न रहा, तो उसका रीज़न ये रहा था कि जब 1962 में 71 में जो युद्ध हो रहे थे, जैसे भारत और चाइना का युद्ध, भारत और पाकिस्तान का युद्ध, तो इन युद्धों के बीच में भारत के खाद्यान्न में, अनाज उत्पादन में क्या हो गई, कमी हो गई। तो भारत क्या कर रहा था कि अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा था इसको, भारत अमेरिका से मंगा रहा था ये, लेकिन अमेरिका ने क्या करा कि बीच में ही ये जो अपना जो गेहूं भेज रहा था उसने बीच में ही स्टॉप कर दिया। तो उसके स्टॉप करने की वजह से भारत को रियलाइज़ हुआ कि भारत को भी ही आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत एक तरीके से एक बच्चा ही था, उसके पास प्रॉपर वो साधन नहीं थे जो अदर कंट्री के पास थे। तो उसी तरीके से फिर भारत ने इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना स्टार्ट कर दिया, इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आई हमारे यहाँ पर। तो भारत में हरित क्रांति का जो प्रारंभ है 1966 से 67 में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और यूपी में उन्नत बीजों के प्रयोग से गेहूं की खेती के साथ इसका प्रारंभ हुआ। बोरलॉग द्वारा विकसित गेहूं की अधिक उपज देने वाली तथा अधिक प्रतिरोधी बोनी किस्म वाली प्रजातियों से इंडिया, पाकिस्तान, मेक्सिको सहित अन्य देशों में गेहूं का उत्पादन 2 गुना हो गया, यानी इनके उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में गेहूं की उच्च उत्पादक प्रजातियों का विकास किया गया, पहले से लगभग 3 गुना वृद्धि हुई। भारत में जो डॉक्टर स्वामीनाथन है उसके नेतृत्व में गेहूं के उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ये ध्यान रखना है इसमें कि हरित क्रांति में गेहूं उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो इसके उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब बात करते हैं हरित क्रांति के उद्देश्य की। तो उद्देश्य में भारत में 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीच उर्वरक, सिंचाई और तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादकों को बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़कों का निर्माण आदि उद्देश्यों को लेकर हरित क्रांति स्टार्ट की गई। हरित क्रांति की कुछ विशेषताएं रही है। ये विशेषताएं इस तरीके से हैं कि पहली विशेषता, अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग, यानी जो
हरित क्रांति के अंतर्गत क्या देखा गया है कि जो जिन बीजों से अधिक उत्पादन हो सकता है उन बीजों का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया। 1966 में क्या हुआ था कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग करने पर ज़्यादा जोर दिया गया। इसके अंतर्गत 5 फसलों पर ज़्यादा जोर दिया गया था, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का और ज्वार। ये पांचों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का, ज्वार, इन फसलों को लेकर ही हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी। दूसरा है उर्वरकों का अधिक प्रयोग किया गया। हरित क्रांति के तहत क्या करा गया कि भारतीय जो मिट्टी में खाद की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। तीसरा पॉइंट है सिंचाई में विस्तार। सिंचाई में विस्तार हुआ। भारत को मानसून का जुआ कहा जाता है, लेकिन इस क्रांति के तहत क्या देखा गया कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है वहां पर कृत्रिम रूप से पानी पहुंचाया गया था, तो सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार हुआ। नहरी सिंचाई को बढ़ावा मिला इसके अंदर। चौथा पॉइंट है कीटनाशक औषधियों का प्रयोग किया गया, यानी अधिक उत्पादन लेने के लिए फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने हेतु कीटनाशक औषधियों का प्रयोग किया गया। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। भारतीय कृषि में जो पुराने, साधारण और परंपरागत औजारों का स्थान किसने ले लिया? आधुनिक यंत्रों ने ले लिया। आधुनिक यंत्रों में जैसे अगर अपन बात करते हैं तो है ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेसर, सीडर, ड्रिल मशीन, बिजली की मोटरें, पंपिंग सेट आदि चीजें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहुफसली कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत क्या करा गया कि जो रासायनिक उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं, कृषि मशीनरी आदि के प्रयोग से क्या हुआ कि जो फसलें हैं वो कम समय में तैयार होने लग गई, जिससे क्या हुआ कि एक खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलों का उत्पादन संभव हो पाया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऋण सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई गई। यानी जो पहले इस क्रांति के तहत क्या हुआ कि किसानों पर ध्यान दिया जाने लगा। पहले किसान क्या करते थे कि बड़े बड़े साहूकार से पैसा ले लेते थे और फिर खेती करते थे, फिर वो साहूकार उनसे बार बार वो कर्ज के रूप में वो पैसे भी नहीं भर पाते थे और आत्महत्या करते थे। तो इस क्रांति के तहत क्या हुआ कि किसानों की तरफ ध्यान दिया जाने लगा, उनको लोन की सुविधाएं दी जाने लगी ताकि किसान अपने आवश्यकता का जो सामान है वो खरीद सके और जो बड़े साहूकार थे उनके चुंगल में ना आ सके। इस क्रांति के तहत किसानों को सहकारी समितियां, बैंकों और अन्य साधनों से कम ब्याज दर पर ऋण मिलने लगा। इसके बाद बात करते हैं मृदा परीक्षण। मृदा परीक्षण की बात करते हैं तो पहले जब खेती की जाती थी तो इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे ये क्रांति आई तो मृदा परीक्षण पर भी जोर दिया गया। मृदा परीक्षण में जैसे कौन सी मृदा में कौन से तत्व रहते हैं, वो कब तक मतलब उसकी उर्वरक क्षमता, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रामीण विद्युतीकरण और सड़कों का निर्माण। जैसे जैसे हरित क्रांति गाँव में पहुंचने लगी, जैसे गाँव से संबंध है इस क्रांति का, लेकिन जैसे जैसे इसका विकास होने लगा तो जैसे जैसे ये बढ़ने लगी तो गाँव में विद्युतीकरण की सुविधाएं भी मिलने लगी। जैसे यहाँ पे ट्यूबवेल कनेक्शन, इनकी वजह से विद्युतीकरण को बढ़ावा मिला। यानी गांव में जहाँ पर बिजली नहीं थी वहाँ पर बिजली पहुँच गई और यहाँ से जो माल उत्पादित होता था उस उत्पादित माल को मार्केट की सुविधा देने के लिए बीच में किस तरीके से जाए, तो वहाँ पर सड़कों का निर्माण भी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाजार सुविधाएं दी गई, भंडारण के लिए सुविधा दी गई। यानी जिन किसानों के पास ज़्यादा उपज हो जाती थी और उनको उसका सही दाम नहीं मिल पाता था तो उनको शीत भंडारण की सुविधाएं भी इस क्रांति के तहत उपलब्ध कराई गई। अब बात करते हैं कि हरित क्रांति का प्रभाव। हरित क्रांति का जो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे यहाँ पर, जो हरित क्रांति लाई गई उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, उसमें से पहला है कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। यानी हरित क्रांति के द्वारा गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का की उपज बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाली बीजों का प्रयोग किया गया। और 1967 के बाद क्या हुआ कि हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य रहा वो अनाज क्रांति को लाना हो गया। यानी कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से खाद्यान्नों में गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि करना इनका लक्ष्य रह गया। तो और सबसे अधिक उत्पादन
भी गेहूं का ही हुआ। दूसरा है किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ, यानी हरित क्रांति ने क्या करा कि किसानों की जो आर्थिक दशा है उसमें सुधार ला दिया, यानी उनके उत्पादन में वृद्धि कर दी। वहाँ जिन क्षेत्रों में उत्पादन कम हो रहा था वहाँ पे सिंचाई सुविधा, उर्वरक, आधुनिक मशीनरीकरण, उर्वरक क्षमता, इन सबको बढ़ाने की वजह से क्या हुआ कि कृषि में वृद्धि हुई, और कृषि के उत्पादन में जब वृद्धि हुई तो किसानों की आर्थिक दशा भी सुधरने लगी। तीसरा पॉइंट है पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। पूंजीवाद को बढ़ावा इस तरीके से मिला कि जैसे जैसे ये हरित क्रांति आई तो इसने आधुनिक मशीनरी को, रासायनिक उर्वरकों को, इन सबको यहाँ पर बताया। तो इसके तहत क्या हुआ कि लोगों को मशीनरीकरण, यानी इन सबको खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ी। तो इस तरीके से मार्केट में पैसा आने लगा कि उनको ये चीज़ें भी खरीदनी है। पहले उनकी आवश्यकताएं सीमित थी, लेकिन उसके बाद आवश्यकताएं बढ़ी, तो इससे पूंजीवाद को बढ़ावा भी मिला। उसके बाद उद्योगों का विकास, तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मशीनें तथा उर्वरकों के बड़े पैमाने पर प्रयोग किए गए। इन वस्तुओं के निर्माण के लिए अनेक उद्योगों का विकास हुआ। नेक्स्ट है ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव। हरित क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ कि जहां एक और मशीनों के प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ी थी, तो दूसरी ओर एक वर्ष में एक से अधिक फसलें होने तथा उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से मजदूरी की मांग बढ़ने लगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि किसानों की विचारधारा में परिवर्तन हुआ। किसान पहले क्या सोचते थे कि अपने परंपरागत तकनीकों को ही ज़्यादा मान्यता देते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इस क्षेत्र में वृद्धि हुई, इसके उत्पादन में वृद्धि हुई, तो किसानों की मानसिकता भी चेंज होने लगी और वो धीरे धीरे इस तकनीकी को अपनाने लगे, या कहने लगे कि हरित क्रांति से संबंधित जो भी बदलाव हुए उन बदलावों को उन्होंने अपना लिया। भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ साथ औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति व निर्यात करने में भी समर्थ हुआ। इन सब चीज़ों में भारत समर्थ हो गया, लेकिन इसके साथ इसके नकारात्मक परिणाम भी निकले। नकारात्मक परिणाम किस तरीके से निकले? जैसे इसके नकारात्मक परिणाम में यह है कि सीमित प्रदेश, यानी भारत में हरित क्रांति का प्रभाव देश के लगभग 40% भूमि पर ही पड़ा। शेष 60% भूमि पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। जैसे अगर अपन बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा में इस हरित क्रांति का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। बाकी के अन्य राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा, ये सारे राज्य इससे अलग ही रहे, इससे पिछड़े हुए रहे। दूसरी बात करते हैं सीमित फसलें, यानी इस क्रांति के तहत केवल 5 ही फसलों पर ध्यान दिया गया था। गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार और बाजरा, इन 5 ही फसलों पर ध्यान दिया गया था। जो तिलहन उत्पादन, गन्ना कृषि, कपास, चाय, इन पर किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया गया। केवल 5 फसलों को ही लेकर इन्होंने ध्यान दिया। क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। हरित क्रांति का प्रभाव केवल सीमित क्षेत्र पर ही पड़ने लगा। सीमित क्षेत्र यानी कहने का मतलब है कि जो पहले ही उन्नत था उसी क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। इससे क्या हुआ कि एक क्षेत्र में तो कृषि अच्छी हो गई और एक क्षेत्र में कृषि कम हो गई। तो इस तरीके से क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई। नेक्स्ट पॉइंट है बेरोजगारी में वृद्धि हुई। बेरोजगारी में वृद्धि हुई। बेरोजगारी में इस तरीके से वृद्धि हुई कि हरित क्रांति के अंतर्गत जिन किसानों के पास पैसा था वो पैसे से मशीन लिया है। अब मशीन जहाँ पर मजदूरी की आवश्यकता थी वहाँ पर उनका स्थान किसने ले लिया? मजदूरों का स्थान किसने ले लिया? मशीनों ने। तो मशीनों ने ले लिया तो फिर जो लोग मजदूरी पर ही अपना जीवन चला रहे थे वो लोग क्या करते? तो इस तरीके से बेरोजगारी में वृद्धि हुई। व्यक्तिगत विषमताओं में वृद्धि हुई। अब हरित क्रांति का लाभ जो मिला वो बड़े किसानों को ही मिला, छोटे किसान इससे दूर रहे। जैसे अगर अपन बात करते हैं कि हरित क्रांति में क्षेत्रीय समानताओं के साथ साथ व्यक्तिगत विषमताओं में किस तरीके से वृद्धि हुई, तो वो है कि जिनके पास ज़्यादा पैसा रहा उन्होंने क्या करा? कृषि उपकरण खरीद लिए, उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधा, इन सब का प्रयोग कर लिया। लेकिन जिन किसानों के पास कम पैसा था वो इन सबको खरीदने में असमर्थ रहे। अब जब इन सबको खरीद ही नहीं पाए वो, तो क्या हुआ कि बड़े किसान और छोटे किसानों के बीच में क्या हो गया? अंतर पैदा हो गया। नेक्स्ट है
इस क्रांति के तहत चुने गए प्रदेशों में मिट्टी में लवणता व क्षारीयता की समस्याएं आने लगी, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई करने की वजह से वो जो परत होती है, ऊपरी परत होती है जो कि फर्टाइल होती है, तो वो परत क्या होती है, उखड़ के वापस चली जाती है, मतलब उधर जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होती है, उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। भूमिगत जल स्तर में कमी आई, यानी ट्यूबवेल वगैरह का प्रयोग ज़्यादा किया जाने लगा। मृदा अपरदन हुआ। तो ये सारी क्या थी, इसकी समस्या, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट थे। अब जो हरित क्रांति हुई थी वो 2 चरणों में हुई थी। प्रथम चरण 1966 से लेकर 1981 तक चला था, जिसमें गेहूं और चावल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। द्वितीय चरण की बात करें तो ये 1981 से 1995 तक चला था। अब इसके अंतर्गत क्या किया गया द्वितीय चरण में, कि प्रथम चरण की कमियों को दूर करने के लिए द्वितीय चरण को लाया गया। तो पहली बात तो यह है कि 1987 में जो सूखे का प्रभाव और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में जो कमी को ध्यान में रखते हुए 7वीं पंचवर्षीय योजना का पुनर्मूल्यांकन करके ये निर्णय लिया गया कि ये जो हमें हरित क्रांति का जो सेकेंड स्टेप है ये उठाना पड़ेगा उन सभी के। तो इसके अंतर्गत जो द्वितीय चरण है उसमें 3 चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। सिंचाई के लिए भूमिगत जल के प्रयोग, संकर बीज व उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशक उत्पाद पर छूट।